वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश टेक चैनल पे। आज हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का महा रिवीजन देख रहे हैं बच्चों। आज हम लोग इस चैप्टर को मैक्सिमम कंटेंट कैसे शेयर कर सकते हैं इसकी कोशिश करने वाले हैं। क्या सर ये चैप्टर इजी है? हाँ जी। 5 मार्क के लिए? हाँ जी। क्या क्या करना पड़ेगा, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर चीज की बात आज के लेक्चर में मैं करने वाला हूं। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है सर, थोड़ा सा समझा दो ताकि हम लोग इसके नंबर जो है कैसे फिक्स करें सर। ओके, डोंट वरी यार, मैं हूं ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं यहां पे सबसे में कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। जहां से कोई लाइट इंसिडेंट होने के बाद कुछ चार्जेस बाहर इमिट होने चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन जैसे है वो इमिशंस होना चाहिए, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? तो सिंपल सा सवाल है इसका कि जब रेडिएशंस आते हैं, रेडिएशंस में कुछ पार्टिकल्स होते हैं और उनका नाम होता है फोटॉन्स या क्वांटा बोलते हैं। ठीक है, ये यहां पे इस मेटल सरफेस पे आने के बाद अंदर ये मेटल सरफेस के अंदर की क्या होता है, चार्ज होते हैं। जब सरफेस पे जो ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन के पास एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच नाम की। ये फोटॉन्स की एनर्जी खुद ऑब्जर्व करते हैं और ये ऑब्जर्व करने के बाद बेटा ये इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में जो एनर्जी लगती है उसको वर्क फंक्शन नाम होता है। क्या नाम होता है यार? वर्क फंक्शन नाम होता है। ठीक है, देन रिमेनिंग एनर्जी बेटा, पूरी एनर्जी नहीं लगती फ्री करने में, थोड़ी लगती है, और जो रिमेनिंग एनर्जी है ये एनर्जी बेटा यहां से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में काम आती है। इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम। गॉट इट? यही बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। गॉट इट? मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बनाया। ठीक है, इमिशंस होता है फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस पे। रेडिएशन क्या होती है बेटा? सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट होना भी बहुत जरूरी है। मतलब मुझे चाहिए 5 चपाती और आपको बोला एक खा लो तो हाँ बोल सकते हैं, लेकिन आपको बोला कि नहीं भैया आज तो मैं आधा बिस्किट ही देने वाला हूं, तो आप बोलेंगे नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, कम से कम तो दे दो। सुटेबल फ्रीक्वेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बात करूंगा धीमे धीमे। हम लोग अभी डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट के ऊपर आ रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट आपको 4 मार्क के लिए आ सकता है, 3 मार्क के लिए आ सकता है, या ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऐसा भी सवाल पकड़ा सकते हैं, ऐसा भी सवाल आपको आने के चांसेस है। तो याद रखिएगा ये डायग्राम निकालना, उसके लेबलिंग इंपॉर्टेंट बता। डायग्राम निकालने का 1 मार्क, और जो लेबलिंग होती है ना, जैसे कि यहाँ पे कम्युनिटर लिखा है, आपने वेरिएबल पोटेंशियल सोर्सेस लिखा है, इसके इलेक्ट्रॉन्स लिखा है, कलेक्टर प्लेट लिखा है, इसके भी नंबर्स होते हैं। अब देखते हैं, देखो यहां पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है। इसमें ने क्या, ये इवैक्यूलेटेड ग्लास ट्यूब होना चाहिए, इसमें कोई भी गैसेस कुछ होना नहीं चाहिए, इसका इफेक्ट होता है, एक बात ध्यान रखना। उसके बाद में यहां पे आपने एक लगाया, मैं थोड़ा सा अलग मार्कर इसमें, यहां पे एक इमीटर बोलते हैं इसको, कुछ लोग एनोड भी नाम देते हैं, ठीक है ना, एनोड भी बोलते हैं इसको। ये कलेक्टर है बेटा, कलेक्टर को कहते हैं बेटा यहां पे एनोड, कैथोड भी बोलते हैं, कुछ बोलते हैं ऐसा, ठीक है ना। तो टेंशन मत लेना, इसलिए बता रहा हूं, कुछ कुछ बुक्स में पढ़े होंगे, लेकिन बोर्ड की डायग्राम दे रहा हूं मैं आपको, एग्जाम में जो लिखना वही बताऊंगा। अब देखो इसका कनेक्शन किया मैंने, ये चेंज करने के लिए बेटा, मतलब कभी निगेटिव हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल कनेक्ट करने के लिए, यहाँ पे वोल्ट मीटर माइक्रोमीटर करंट मेजर करने के लिए, और यहाँ पे वेरी करने के लिए है ना, पोटेंशियल वेरी करने के लिए ये दिया गया है। यहाँ पे रेहोस्टेट जैसे यहाँ पे बैटरी लगाई। अब देखते हैं यहां से हमारी लाइट से, कोई लाइट है, लाइट से लाइट आ रही है। अब लाइट में मतलब रेडिएशन आ रहे हैं। सन के रेडिएशन में कौन होते बेटा? फोटॉन्स होते हैं। कौन होते? फोटॉन। अब ये फोटॉन आएंगे, इस मेटल प्लेट पे इंसिडेंट होंगे। अब मेटल प्लेट पे इंसिडेंट होने के बाद इस मेटल सरफेस पे है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते बेटा? इस फोटॉन्स की एनर्जी जो है खुद ऑब्जर्व करते। एक बात दोबारा बताता हूं, एक फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकता है। ऐसे नहीं मेरे पास बहुत ढेर सारी एनर्जी है, मैं 10 इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करूं और 10 इलेक्ट्रॉन को एक ही फोटॉन इमिशन कर रहा है। नो, एक फोटॉन के पास कितनी भी एनर्जी ज्यादा रहने दो, वो एक ही इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकता है, इमिशन कर सकता है। इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि नंबर्स ऑफ फोटॉन्स 100 इंसिडेंट ऑन अ गिवन मेटल सरफेस। हाउ, ऐसे पूछेंगे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इमिटेड, ऐसे पूछ सकते हैं। तो आपको लेना है 100 ही इलेक्ट्रॉन, अगर सुटेबल फ्रीक्वेंसी हो तो। हाँ देखो, पहले मैं बताऊंगा फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन अ गिवन मेटल सरफेस लेस देन थ्रेशोल्ड। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी देने के बाद इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हमने लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला, तो यहां पे आने के बाद इस इलेक्ट्रॉन को इमिट नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी ही नहीं दी गई। तो इलेक्ट्रॉन कैसे इमिट करेंगे?
ठीक है। अब सुटेबल फ्रीक्वेंसी देखो, पहले मैंने बोला लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अब मैं क्या बोल रहा हूं, ग्रेटर देन या इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब सुटेबल फ्रीक्वेंसी। बात ध्यान देना, ये थ्योरेटिकली चैप्टर है थोड़ा सा। सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन अ गिवन मेटल सरफेस या ग्रेटर देन या इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेंगे, फ्री होंगे पहले, इसको वर्क फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। रिमेनिंग एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें आना चालू हो गए बेटा, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन आना चालू हो गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, ध्यान रखिए, ये हमारा यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसा निकालता हूँ यहाँ पे एक डायग्राम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, थोड़ी देर के लिए समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये है हमारा इमिटर, मतलब इमिट करेगा, ये चार्ज को इमिट करेगा, और इसको लेके बेटा निगेटिव को ही लगाते, निगेटिव रिपल्शन हो, और इसको पॉजिटिव को ही लगाते, ताकि ये देखो, ये पॉजिटिव को ही लगाते, ये निगेटिव को ही लगाते इमिटर, और ये कलेक्टर किसको लगाया, पॉजिटिव। अब देखो, पहले नहीं लगाया मैंने, पहले कुछ नहीं लगाया यहाँ पे। अब मैंने क्या किया बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लाइट आ गई, इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे आने के बाद यहाँ कहीं सैचुरेशन बनता है इलेक्ट्रॉन का, ऐसा 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 ऐसा। इसके कारण क्या होता है पता है, ये मैंने ये बैटरी कनेक्ट नहीं की, कंसिडर करो, ठीक है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया नहीं फिलहाल में। अब देखो यहां पे मैंने क्या होगा, क्लाउड तैयार होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड तैयार होने से ये इलेक्ट्रॉन को नहीं आने देंगे, क्यों भैया, हमारे पास जगह नहीं है, और तू निगेटिव मैं निगेटिव, रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने से इस इलेक्ट्रॉन को वो बोलेंगे रुक भैया रुक, फिलहाल में रोकना जरूरी है तुझे। तो मैंने सोचा यार क्या किया जाए कि इस इलेक्ट्रॉन को अगर इधर लाया तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगी, करंट फ्लो होगा, मुझे करंट फ्लो करना है, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी करनी है, तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल लगने से ये इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगेंगे, और यहाँ पे जो जगह है बेटा वो जगह खाली होंगी। अब जगह खाली हुई तो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे चलो आ जाओ भैया, इधर ढकलने वाला ढकेल रहा है, बुलाने वाला बुला रहा है, ये इलेक्ट्रॉन बोलेंगे मैं रुक के क्या करूं, चलो, तो जाएंगे इधर। जैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा इस सर्किट में से फ्लो होंगे चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन, और इसमें करंट फ्लो होगा, और ये करंट मेजर करने के लिए एक मैंने डिवाइस लगा है माइक्रो एमीटर, और इस माइक्रो एमीटर से हम लोग करंट मेजर करेंगे कि कितना फ्लो हो रहा है। शायद मेरी बात थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं जो बता रहा हूं उसमें बहुत सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, बच्चे बुक में देख के चकरा जाते हैं, उनको लगता है यार कैसे करूं, यार मैं वही बता रहा हूं, जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, सुटेबल फ्रीक्वेंसी पहले क्या करना, लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी करना, इमिशन नहीं होगा बताना है, बाद में सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करो, सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट किया तो इमिशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन होते, पहले वर्क फंक्शन बताओ, बाद में इमिशन बताओ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बाद में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्लाउड होंगे, इसलिए पॉजिटिव पोटेंशियल मैंने बढ़ाया, इससे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना मतलब करंट फ्लो होना। इन चीजों को देखो क्या होता है यार, कोई जो स्पीकर होता है ना, एक ही चीज को बहुत लंबा चौड़ा खींच सकता है, और मैं मॉरल ऑफ द स्टोरी, क्योंकि ये महा रिविजन्स है, तो आप लोगों को लिखने की मेथड कैसी उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे इमिटर एंड कलेक्टर, अब पहले तो इसको कंस्ट्रक्शन बताओ कि आपने क्या क्या किया, कि इवैक्यूलेटेड ग्लास ट्यूब ली, इसमें एक इमिटर, एक कलेक्टर प्लेट रखी है, यहाँ पे ग्लास विंडोज है ताकि ओनली लाइट ही पास हो जाए, बाकी की चीज पास हो जाएगी, डस्ट पार्टिकल तो इसमें आपको पता है कि प्रॉब्लम हो सकती है, खराब हो सकता है ना। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा आपका दिमाग तो लगाना पड़ेगा यार इसमें, है ना। चलिए यहाँ पे वो जो चीजें मैं बता रहा था वही था, वोल्ट मीटर मेंटेन द बिटवीन द इमीटर, इसके बीच में किया है, ठीक है। वेरिएशन कैसे हो रहा था, फोटो करंट विथ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस का, इसके लिए मेरे पास कुछ ग्राफ्स है, वो ग्राफ के ऊपर भी सवाल आ सकता है। सबसे पहले यार हम लोगों ने यहां पे एक मिनट मार्कर थोड़ा सा चेंज करते हैं, चलिए यहां पे ध्यान रखिएगा, ये अपना दोबारा लिख रहा हूं मैं शॉर्टकट में, ठीक है। ये यहां पे मेटल प्लेट है, यहां पे ये इमिटर प्लेट है, एक कलेक्टर प्लेट है। अब ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला कि ये जो सुटेबल फ्रीक्वेंसी बोली थी, सुटेबल फ्रीक्वेंसी देना मतलब क्या, E इज इक्वल टू एच न्यू बेटा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इससे फ्रीक्वेंसी देने से हमारे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि बेटा फ्रीक्वेंसी ये एनर्जी है ना, फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी है, या एनर्जी डायरेक्टली टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी बढ़ना मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ध्यान रखिएगा, ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि वर्क फंक्शन एक
ये एनर्जी है ना, और रिमेनिंग की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज आप देखो, यहां पे मैंने 2 बल्ब लिए, एक बल्ब का वैट ज्यादा है, समझो मेरे पास एक बल्ब है बेटा, इस बल्ब का वैट है समझो 50 वैट का है, और ये दूसरा जो बल्ब है वो 100 वैट का है, ठीक है। अब यहां पे 2 पहले बल्ब लगाया था मैंने 50 वैट का, दूसरे बार में मैंने दूसरे टाइम पे मैंने यहां पे 100 वैट का लगा दिया। अब 100 वैट का और 50 वैट का मतलब क्या है, वैट बढ़ाने से इंटेंसिटी लाइट की बढ़ती है। देखो आपके घर में भी होगा, पहले हमारे जमाने में नहीं, ग्लास के लाइट रहते थे 50 वैट 100 वैट का बड़ा ज्यादा लाइट आती थी। अब इस लाइट आने के कारण मतलब फोटॉन्स बढ़ रहे, अब फोटॉन ज्यादा इंसिडेंट तो इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा इमिशन, बट सुटेबल फ्रीक्वेंसी है, हाँ कंसिडर करो, नहीं तो बोलेंगे सर कैसे, पूछोगे मुझे, इसलिए सुटेबल फ्रीक्वेंसी है ये कंसिडर कर रहा हूं मैं, है बोल के आप समझ पा रहे हो, ऐसे बोल के। अब यहां पे फोटॉन बढ़ेंगे, फोटॉन बढ़ गए तो इंसिडेंट ज्यादा होंगे, ज्यादा इंसिडेंट हो तो ज्यादा ऑब्जर्व एनर्जी करेंगे इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन ने ऑब्जर्व किया तो ज्यादा इमिशन होगा। मतलब एक बात ध्यान रखिए, मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी, देखो ध्यान दीजिए, इंटेंसिटी बढ़ा दी तो क्या बढ़े बेटा, फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे, फोटो इंटेंसिटी बढ़ रहे तो फोटॉन्स भी बढ़ रहे, फोटॉन्स बढ़ रहे हैं इसलिए फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन बढ़ेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो बेटा करंट बढ़ेगा। मतलब इंटेंसिटी और करंट का डायरेक्शन अगर देखा जाए तो डायरेक्टली इंटेंसिटी बढ़ गई, फोटॉन बढ़ गई, फोटॉन ज्यादा इंसिडेंट तो इमिशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा, फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो करंट ज्यादा। मतलब इसके थ्रू हम लोगों को यह समझ में आ गया, देखो ये इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट है, जो लाइट आ रही है, ये जो लाइट मैंने बोला ना 100 वैट का लाइट लगा तो इंटेंसिटी बढ़ गई 50 वैट से ज्यादा, 50 वैट से ज्यादा 100 वैट में इंटेंसिटी ज्यादा, तो क्या हो रहा है, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट दिखाने का डायरेक्शन है। अब यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए स्ट्रेट लाइन आएगी, देखो ना यहां पे समझो 100 है तो 100 है, ये 200 है तो ये 200, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बढ़ रही है। मेरी बात समझ में आई, इंटेंसिटी का और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलो बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहां पे जो दूसरा ग्राफ है बच्चों, इस ग्राफ को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग यहां पे जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो बढ़ा रहा था मैं, जो आप लोगों के लिए मैंने बढ़ाया था, याद होगा, अब भूल गए होंगे तो पता नहीं, आई डोंट नो, बट बता रहा हूं मैं यहाँ पे कि यार यहाँ पे पोटेंशियल एक चलो थोड़ा सा निकाल देता हूँ डायग्राम, ठीक है, समझना, भावना को समझना अभी ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल में बढ़ा रहा था बेटा, पोटेंशियल बढ़ाने से क्या हो रहा था, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन रुक गए थे वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, मतलब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो है वो बढ़ने से भी हमारा करंट बढ़ता है, वो भी करंट बढ़ता है। मतलब यहां पे हमारी सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन ए गिवन मेटल सरफेस पे फिक्स की मैंने, जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको मैं देखो, फोटो करंट आई कुड आल्सो बी वेरी चेंजिंग बाय द पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट। ये जो कलेक्टर, ये इमीटर है बेटा, ये कलेक्टर प्लेट को आपने पोटेंशियल लगाया तो इससे भी हमारा करंट जो है वो करंट वेरी हो रहा है। क्या हो रहा है, वेरी, देखो डिपेंड ऑन द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे डिपेंड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इमीटर एंड कलेक्टर फॉर द गिवन इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी फिक्स की। अब मैंने क्या किया कि एक लाइट लगाया था, देखो फ्रीक्वेंसी चेंज होना, लाइट का कलर चेंज होना, कलर पता है ना आपको, कलर चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, वैट बढ़ाना, इंटेंसिटी बढ़ाना, मतलब फोटोन बढ़ाना, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ाना, समझे बच्चों। तो यहां पे ऐसी ही कुछ कहानी को मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को अभी कि यार यहां पे 2 चीजें फिक्स करना है, एक तो इंटेंसिटी मतलब लाइट का वैट, एंड दूसरी है फ्रीक्वेंसी मतलब लाइट का कलर जो है ब्लू ग्रीन जो भी है वो फिक्स किए मैंने। मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, ओनली एक्सेलरेशन बढ़ा रहा हूं इसका, ये जो एक्सेलरेशन यहाँ पे कम्यूटेटर लगा था वहां से मैंने क्या क्या पोटेंशियल बढ़ा रहा, पोटेंशियल बढ़ाने से मेरा करंट यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है, लेकिन बाद में सैचुरेशन में जा रहा है। सर सैचुरेशन में जाना मतलब क्या होता है, अब मुझे बताओ, अपने फोटॉन की संख्या फिक्स की है, क्यों, वैट, लाइट का वैट फिक्स है, 100 वैट है, 100 वैट में से 1000 फोटॉन्स आ रहे होंगे, तो ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन ने क्या बहुत अंदर होंगे तो इसलिए उनको बाहर निकालने में दिक्कत होती होंगी, थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनको परेशानी होती होंगी, लेकिन होते
किसको ज्यादा एनर्जी लगेगी, किसको कम लगेगी। जो सरफेस पे है वो तुरंत बाहर निकलते होंगे, उसके पीछे वाले इलेक्ट्रॉन है थोड़ा ज्यादा समय, उसके पीछे वाले और ज्यादा समय लगेगा। ज्यादा एनर्जी लगने से ज्यादा इमिशन जल्दी से नहीं कर पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही ना? मतलब मेरा फोन है, फोन के ऊपर जो है मैंने ऐसे फूंक मारी इसके ऊपर, तो ऊपर वाले पार्टिकल एकदम से सटक गए, थोड़े से नीचे वाली को जोर से मारना पड़ी क्योंकि ज्यादा एनर्जी लगी, बाद में इमिट हो गए वो पार्टिकल छोटे। वैसे बेटा यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन है उनको कभी कभी सरफेस के थोड़े पीछे वाले उनको ज्यादा एनर्जी लगती होगी, लेकिन यहाँ पे जो फोटॉन्स थे वो मैंने 100 समझो, 100 ही है, तो 100 ही इलेक्ट्रॉन इमिशन हो गए। लेकिन इलेक्ट्रॉन इमिट होने का धीमे 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 बढ़ते हैं। मतलब यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये ग्राफ देखो, पहले इलेक्ट्रॉन 10 हो गए तो करंट बढ़ रहा है, थोड़ा करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहले 10, बाद में 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 हो गया अभी। अब 100 ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तो 100 इलेक्ट्रॉन के कारण जो सर्कुलेटिंग जो करंट है बेटा, वही करंट फ्लो होगा, वो फिक्स होगा, इसलिए सैचुरेशन हो गया। अब मैंने क्या किया, पहले 50 वाट का लाइट लगाया था, अब मैं 100 वाट का लाइट लगाने वाला हूं, 100 वाट का लाइट लगा रहा हूं, तो इसकी करंट बढ़ेगी क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, फोटॉन बढ़ गए। वाट बढ़ाना मतलब फोटॉन, फोटॉन बढ़ना मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ना, फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ना मतलब करंट बढ़ना। तो ये लेकिन सैचुरेशन करंट। अब बोलेंगे सर ये वी नॉट क्या है? ये स्टॉपिंग पोटेंशियल बच्चा, पार्टी रिटार्डिंग पोटेंशियल। मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जो आ रहे थे, ऐसे आ रहे थे, अब मुझे इसको रोकना है, तो इसका कम्युनिकेटर से क्या करते, इधर निगेटिव पोटेंशियल करते, इधर पॉजिटिव करते बेटा, ठीक है। यहां पे निगेटिव कनेक्शन बदल देते वहां से, इसलिए अपन ने कम्युनिकेटर लगाया था। अब ये निगेटिव पोटेंशियल, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ऐसे दौड़ के, मैं यहां से रोकूंगा, तो मैंने रोकने की ताकत लगा दी पहले कुछ, क्योंकि हर की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है बेटा इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि किसी का वर्क फंक्शन ज्यादा, किसी का कम हो सकता है, अंदर मेटल के ऊपर डिपेंड है, मेटल के अंदर कितने डेप्थ में है आपकी इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहां पे मैं रोक रहा हूं, तो क्या हो रहा, मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया था, आने वाले का किसी का 10 है, किसी का 5 है, किसी का 15 है, किसी का 20 भी हो सकता है। तो मैंने देखा कि 100 इलेक्ट्रॉन को रोकना था, मैं 10 ही इलेक्ट्रॉन को रोक पा रहा हूं। अगर मैंने यहां पे 2 निगेटिव वोल्ट इस्तेमाल किया, निगेटिव पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल बोलते हैं इसको, तो 2 से ओनली मुझे 100 इलेक्ट्रॉन में से 10 इलेक्ट्रॉन को मैंने रोक पाया। बाद में मैंने 4 किया यार, बाद में और इलेक्ट्रॉन को रोक पा रहा था, 6 किया तो मैंने 50 इलेक्ट्रॉन को रोका, बाद में मैंने 10 होल्ड किया, तो बेटा 100 के 100 इलेक्ट्रॉन को सबको रोक दिया। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल इसको कहते हैं कि सब इलेक्ट्रॉन को रोकना, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका 0। अरे इलेक्ट्रॉन फ्लो ना हो तो करंट कहां से फ्लो होगा बच्चों? मुझे पता है थोड़ा सा फास्ट पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, थोड़ा सा धीमे करके देखो, लेकिन देखना बहुत जरूरी है बेटा, पूरा वीडियो देखो। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ में आ गया सबका, एक क्यों है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड रहता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और मैंने फ्रीक्वेंसी फिक्स की है बेटा। फ्रीक्वेंसी कैसी की है मैंने? फिक्स। इसीलिए भले आपकी इंटेंसिटी बढ़ाते होगे, ये करते हो, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका एक ही फिक्स फ्रीक्वेंसी की। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है, मैंने बोला था, भूलना मत, दुआ में याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो, यहां क्या है सर बता दो थोड़ा सा। अब यहां पे मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूं, सीधी बात, नो बकवास, मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूं, तो हर का स्टॉप करने का पोटेंशियल अलग होगा। पहले फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट थी, इसलिए मेरा यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही था। अब हर की फ्रीक्वेंसी अलग है, लेकिन मेरी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट फिक्स होने से मेरा सैचुरेशन करंट जो बेटा वो फिक्स है। इंटेंसिटी जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे, भले देखो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग, क्योंकि इसकी हर की फ्रीक्वेंसी अलग है। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा समझो, एक आ रहा 10 न्यूटन फोर्स से, तो मुझे 10 न्यूटन लगेगा, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा, स्टॉप करने के लिए, क्योंकि मैं यहां पे वही बोल रहा हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वास चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग है। कीपिंग इंटेंसिटी, एक्सेलरेशन पोटेंशियल कांस्टेंट है, वो भी कांस्टेंट है जो एक्सेलरेटिंग है। सैचुरेशन करंट रिमेन सेम है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल सबकी अलग क्यों है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही। क्यों? फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑफ इंसिडेंट जो हो रही है फ्रीक्वेंसी, उसकी चेंज होने के कारण, फ्रीक्वेंसी चेंज होने के कारण हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल हर का अलग है। चलिए
स्टॉपिंग पोटेंशियल, हाँ सॉरी, अभी देखो यहाँ पे हम लोगों को नहीं क्या वर्क फंक्शन हर मेटल का अलग अलग होता है भैया। फिर आपने एक कॉपर लिया, एक एल्यूमिनियम लिया, तो दोनों का अलग होगा ना। देखो इनका जो यहाँ पे है, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। मुझे ये बताना है इससे कि यार इसकी अलग, इसका देखो फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहाँ पे ये वर्क फंक्शन है, ये यहाँ से यहाँ क्यों वेस्टेज जा रहा है, ये इसका वर्क फंक्शन, इसका वर्क फंक्शन और ज्यादा है। वर्क फंक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्ली करना, उसमें मेरी कुछ एनर्जी जा रही है यहाँ से। मतलब ऐसा नहीं है कि यार मैंने फ्रीक्वेंसी दे दी खटाक से, ऐसे आपका ग्राफ नहीं मिलेगा यहाँ पे। क्यों नहीं सर, ये ग्राफ यहाँ से यहाँ ग्राफ कहाँ, ये यहाँ से क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ने क्या फ्रीक्वेंसी, जैसे कि मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझो 5 हर्ट्ज है, मैंने दे दिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे दिए वी नॉट ने ओनली। तो ये बोलेगा मैं नहीं इमिट करूंगा इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि भैया मुझे कम से कम 5 चाहिए ना। तो मैंने दे दिए, फिर बाद में 2 तो भी नहीं होगा, नंबर बाद में 3 दिया तो भी नहीं होगा, 4 दिया तो भी नहीं होगा, हाँ 5 देने के वो बोलेगा अच्छा मैं इमिट हो सकता हूं। इमिट होगा इसकी गारंटी नहीं, हो सकता हूं, जस्ट इमिट होने के चांसेस। जैसे 5.1 भी दियो तो खटाक से इधर। अब ये ग्राफ इधर क्यों लिखा है, क्योंकि ये वर्क फंक्शन है इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेल्यूर थ्योरी कहा हुई, बेटा एक बात बोलता हूं, उसमें यह बताया गया है कि यार ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को शायद टाइम लग सकता, उनको ऐसा लग रहा है कि यार कि यहाँ पे इस मेटल सरफेस पे, ये जो मेटल सरफेस था हमारे पास, इस पे कोई ये लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, तो लाइट के पास क्या है बेटा, फोटॉन से मतलब एनर्जी है, ये एनर्जी ऑब्जर्व करता होगा, और ऑब्जर्व करने के बाद में इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन करता होगा, फ्री होते होंगे, और बाद में उनको इमिशन मतलब नॉकआउट, ये वर्ड आपके इसमें इस्तेमाल किए, बाद में वो इमिट होता होगा, तो इसको फ्यू मिनट फ्यू आवर्स लगते होंगे। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, नो टाइम्स लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड इमिशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब लाइट आ गई, वैसे फोटोन खटाक से वो क्या करते बेटा, इमिट होते हैं। नो टाइम्स लैग, लैग टाइम नहीं है बेटा, लगता होगा आपको टाइम लैग है, नो टाइम्स लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड इमिशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ पे थ्योरी आपकी यहाँ जो है फेल हो चुकी है, टाइम लगता नहीं है। उन्होंने बोला कि फ्यू मिनट फ्यू आवर लगने के चांसेस है, तो ऐसा नहीं है। यही यहाँ पे थ्योरी आपकी, देखो नॉकआउट द इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फ्यू मिनट 2 आवर्स बोला था, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत कम लगते हैं। चलो हम लोग ने क्या आइंस्टाइन की पॉस्टुलेट की थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली आइंस्टाइन का जो ये थ्योरी है बेटा, ये थ्योरी जो है ना, एक प्लैंक कांस्टेंट नाम के साइंटिस्ट थे, उनकी थ्योरी ला ली थी उन्होंने। हमने क्या बोला यार कि सीधे बात नो बकवास, यहाँ पे एक मेटल सरफेस, इस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है लाइट, तो ये होगी एनर्जी ई। ये एनर्जी आने के बाद इस मेटल सरफेस पे कुछ ऐसे मेटल सरफेस पे कुछ चार्ज होते हैं, इसको फ्री करने में जो एनर्जी लगती है उसको हमने नाम दिया है, उसको वर्क फंक्शन, या कुछ लोग वर्क फंक्शन के जगह पे फाई नॉट भी इस्तेमाल करते हैं, हम लोग फाई नॉट इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड रिमेनिंग एनर्जी जो है बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में चले जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को इमिट होने के लिए जो एनर्जी लगती है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्स होती है। कोई शक यार, हमने अभी अभी पढ़ा कि E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, वैसे यहाँ पे फाई नॉट के लिए एच न्यू नॉट, ये वर्क फंक्शन बोलते हैं ना, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लगी, तो एच न्यू, ये एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्स है बेटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्स, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्स, यहाँ पे मुझे मिलेगा बेटा एच, ये न्यू माइनस न्यू नॉट। मतलब इससे एक सीख मिल रही है कि एच एक प्लैंक कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू लिख सकता हूं मैं 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ये कांस्टेंट, जैसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट है वैसे प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। अब इससे क्या सीख मिल रही है मुझे कि काइनेटिक एनर्जी में जो बोल रहा था अभी तक, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी, देखो ना फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जो भी होगा, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलिए सर क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाँ बुक्स में तो बहुत सारे दिए, मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। जो अभी मैंने इक्वेशन लिखा वही इक्वेशन से बच्चों, और कुछ अलग इक्वेशन नहीं है। हम लोग क्या करने वाले, इस इक्वेशंस को देखने वाले। सबसे पहले ये न्यू जो दिख रहा है,
ये न्यू है बेटा, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट रहा, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारी पॉजिटिव मिलेगी। क्यों? अरे बड़े नंबर से छोटा माइनस करो ना, 100 में से 5 गई तो अब 95 बोलेंगे, पॉजिटिव आएगा, एक तो ये नंबर पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड हो रहे हैं सर्टेन काइनेटिक एनर्जी से, कुछ काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से बाहर आ रहे हैं ऐसे, समझे? दूसरी बात, केस नंबर 2, अगर ये दोनों सेम रहे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेम रही, तो बेटा 100 में से 100 गए, 0 होगा, 0 मिलेगी मुझे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या मिलेगी? 0। मतलब जस्ट इमिटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ 0 काइनेटिक एनर्जी, जस्ट इमिट होंगे 0 काइनेटिक एनर्जी से इमिट होने के चांसेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे हमारे पास जो थर्ड केसेस है उसकी तरफ। अब देखो मैं क्या बोल रहा था, मेरे पास इक्वेशन क्या है यार, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्स इज इक्वल टू, इसको याद रखना हमेशा, इसी के ऊपर ये। अब देखो इस कंडीशन में क्या दिखाई दे रहा है हम लोगों को, उन्होंने कहा है कि न्यू ग्रेटर देन न्यू है, मतलब बेटा ऐसी बात हो रही है कि 100 में से 10 में से 100 गए तो -90 आ रहा, मतलब निगेटिव आंसर मिलेगा आपको, निगेटिव। तो फोटो इलेक्ट्रॉन नॉट इमिट ही नहीं हो पाएगा बेटा, कैसे होगा? क्योंकि इनके चाहिए उससे भी कम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है, तो कैसे इमिट होगा? इलेक्ट्रॉन इमिट होना पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, आपके बुक्स में इसी को बेटा ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे, मैं उसको कंबाइन करके बता रहा हूं, बाकी कुछ देखो। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, मोर इंटेंसिटी लाइट, अगर इंटेंसिटी लाइट की बढ़ गई, मैंने बोला ना 50 वाट 100 वैट की बात चालू है अभी, हाँ, लाइट कंटेन द मोर नंबर्स ऑफ फोटॉन, जितना लाइट का वैट ज्यादा उतनी आपकी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है? तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉल गिवन मेटल सरफेस पे होगी तो नंबर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा इमिट होंगे, मतलब यहां पे नंबर्स ऑफ फोटॉन्स इमिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इमिट होना मतलब इंटेंसिटी पे डिपेंड है, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाओ, इंटेंसिटी बढ़ाओ सर, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, इंटेंसिटी बढ़ गई तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, या फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा मतलब फोटो इलेक्ट्रिक है ना, फोटो करंट बढ़ेगा या फोटो इलेक्ट्रॉन भी आपका बढ़ेगा, मतलब ही करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन से फ्रीक्वेंसी के साथ, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने इंटेंसिटी और लाइट का, इंटेंसिटी की लाइट या लाइट की इंटेंसिटी बोलो, एंड करंट का रिलेशन या फोटो इलेक्ट्रॉन का रिलेशन बताया है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। थर्ड है मेरा यहां पे काइनेटिक एनर्जी जो है दी वाली बेटा, यहां पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी है, जो मैंने बता रहा था आपको, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी बेटा, मतलब लाइट की कलर, लाइट का कलर बढ़ोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और इंटेंसिटी पे डिपेंड है क्या? वो नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहां पे फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया कि इसके लिए कोई टाइम लगता नहीं है, जो फेल्यूर है थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, क्या फेल्यूर है कि लाइट आएगी, फोटोन इंसिडेंट होंगे हमारे मेटल सरफेस पे, फिर वो इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, बाद भी उनको काइनेटिक एनर्जी से इमिट होगा, इसको फ्यू मिनट फ्यू आवर लगेंगे, ऐसा नहीं है। नो टाइम्स लैग बिटवीन, देखो नो टाइम्स लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एंड इमिशंस ऑफ इंसिडेंट ऑफ फोटॉन्स एंड इमिशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, या इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड इमिशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है? टाइम लगता नहीं है। अब कुछ डिफाइंस है जो कि आपको बुक्स में नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्ड हमेशा इस्तेमाल करते क्या, लेकिन डिफाइन पता है, मिनिमम कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी देने के बाद फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है? कम से कम फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन मतलब कम से कम कितनी एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता है मेटल सरफेस से, ये मेटल सरफेस है मेरा, ये इस मेटल सरफेस से, ये मेरा फोन का सरफेस है, इस सरफेस से मेरे इलेक्ट्रॉन कितने फ्री हो सकते कम एनर्जी देने के बाद, उसको फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन कहा जाता है। और इसका फार्मूला मैंने ऑलरेडी लिखा था, मैंने बोला था इसको फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है? आपके बुक्स में ऐसा दिया है। चलिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यहां पे देखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हम लोगों ने कभी ये फार्मूला V इज इक्वल टू एन लैम्बडा लिखा होगा, गलती से क्यों ना हो लिखा तो होगा,
इसको सी कहते हैं, इसको न्यू कहते हैं, इसमें लैम्बडा कहते हैं। अब मुझे न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा फार्मूला बनेगा। मतलब हम लोग जब भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे, ये फ्रीक्वेंसी बेटा, ये फ्रीक्वेंसी और ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है, इनका रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोली, तो यहाँ पे मैक्सिमम बोलना पड़ेगा यार, इनवर्सली है ना, तो इसलिए मैक्सिमम वेवलेंथ। ध्यान रखिए दोनों डिफाइन में फर्क, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में मिनिमम एनर्जी कम से कम, वेवलेंथ कैसे बोलेंगे, इनवर्स है, उल्टी है, तो क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बोलेंगे। मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू इमिट अ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इमिशन सोर्स, ठीक है। और वही फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्बडा नॉट सी बाय न्यू नॉट, ये भी सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या चीज है सर, देखो जो कि इलेक्ट्रॉन को पूरे जो आ रहे थे, इमिट होके आ रहे थे, उसको रोकने के लिए लगने वाले पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है। क्या 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 क्या, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, इमिटर से आ रहे थे, कलेक्टर कैच कर रहा था उसको, लेकिन अब उल्टा इसको क्या करना है, निगेटिव पोटेंशियल लगाना है कलेक्टर को, और उसको रोकना है बेटा, रोकने के लिए लगने वाली पोटेंशियल बेटा। अब काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा, वो मैक्सिमम हमको देखना है, तो इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब ये जो है ना, अब ये फार्मूला कैसे आता है, एक्चुअल में पोटेंशियल का फार्मूला वर्क अपॉन चार्ज बेटा, हम लोग इसको स्टॉपिंग बोल रहे हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये एनर्जी कोई भी, तो ये काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं, है ना, वर्क इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नहीं नहीं नहीं, वर्क ये एनर्जी बेटा, कुछ तो एनर्जी है, समझो एनर्जी है ऐसे मानो, और इसको ई मानो, तो ये एनर्जी इज इक्वल टू वी एस इंटू ई लिख सकता हूं, तो वी एस इज इक्वल टू ई बाय ई लिख सकता हूं। ये कौन है, काइनेटिक एनर्जी बेटा, काइनेटिक एनर्जी होगी फिर, है ना, तो ये काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई ई इज इक्वल टू वी एस लिख सकता हूं। ये मुझे यहां पे मिल रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हमने ऑलरेडी देखे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता हूं। सवाल होता है स्टेट एंड एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऐसा रहता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहां पे सवाल गलत हो गया, ठीक है। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों को सबसे पहले क्या बताना रहता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो electrons are emitted from given metal only when the frequency of incident light is greater than or equal to the threshold frequency। हमारे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर हमारे फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो तब इमिशन हो सकता है। तो नंबर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं बेटा फ्रॉम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बढ़ाओ तो फोटॉन्स बढ़ते हैं। देखो आइंस्टाइन की और इसके सेम है, इंटेंसिटी बढ़ाई तो फोटॉन्स बढ़ते हैं। और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड रहते क्या, नहीं, फ्रीक्वेंसी पे कौन डिपेंड है, काइनेटिक। देखो पहला क्या बताया मैंने, अगर आपको फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट करना है, करंट फ्लो करना है, फोटॉन्स, इसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हमारी इक्वल टू या ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी रही तो ही इमिशन होगा, तो ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। नंबर एक, इंटेंसिटी बढ़ाना है तो बेटा आपको करंट बढ़ेगा, मतलब लाइट का वैट बढ़ाओ तो आपके फोटॉन बढ़ेंगे, इंसिडेंट ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो करंट बढ़ेगा। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोटो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं, सुटेबल फ्रीक्वेंसी देना जरूरी है। बट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये जो बेटा ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी हमने देखा था, एच यहाँ पे न्यू माइनस न्यू नॉट है, मतलब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी बेटा। यहाँ पे इंटेंसिटी का रोल नहीं है, मतलब दौड़ने की जो स्पीड है, गति है, इनकी एनर्जी के साथ जो दौड़ रहे इलेक्ट्रॉन वो आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है। और चौथा है, कोई टाइम नहीं लगता, नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड इमिशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। बच्चों थोड़ी सी लाइट गई तो कोई टेंशन नहीं यार, लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, है ना, झुकेगा नहीं रुकेगा भी नहीं है। चल अब तो देखते हैं वो पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से उनकी ड्युअलिटी कैसे। तो इसके पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को शायद आपने देखा होगा कि यार मैंने क्या बोला था कि ये वेव नेचर से, कैसा नेचर है वेव, एज वेल एज हम लोग आज पार्टिकल का भी नेचर देख रहे। पार्टिकल का नेचर कैसे देखा कि फोटॉन्स के फॉर्म में, क्वांटा बोला था हम लोगों ने, यस। तो ये जो वेव पार्टिकल है बेटा, वेव एक वेव का नेचर है, वेव का
नेचर भी है और ये पार्टिकल का भी नेचर है। सर ये कहाँ मिलेगा देखने के लिए हम लोगों को ऐसे? बेटा वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर देखा होगा आपने, डिफ्रैक्शन देखा होगा, या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया होगा। वहां पे क्रस्ट को मिलते थे, ट्रफ को मिलते थे, तो वहां पे हम लोगों को एक सामने स्क्रीन रखते थे, वहां पे हमको ब्राइट डार्क, तो वहां पे वेव का नेचर दिखता था। जो भी प्रैक्टिकल किए हमने, जितने भी प्रैक्टिकल किए थे वेव ऑप्टिक्स में, वहां पे हम लोगों ने देखा कि अरे वो वेव पार्टिकल का नेचर नहीं था, वेव का नेचर था। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना, जो भी देखा। अब पार्टिकल का यहां पे जो है कॉम्पैक्ट इफेक्ट जो देखा। अब ये कॉम्पैक्ट इफेक्ट क्या होता है सर, पहले बता दो। कॉम्पैक्ट इफेक्ट बेटा क्या होता है? एक्सरे पार्टिकल को एक ग्राफाइट की जो ये है, इस पे ऐसे इंसिडेंट करने के बाद स्कैटरिंग होता था, ऐसे स्कैटरिंग कुछ एंगल पे। अब ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों को सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन बताने जा रहा हूं आप लोगों को। ये जब भी लाइट आएगी, एक्सरे आ गया है ना, ये आने के बाद ये पार्टिकल का नेचर दिखाता है। बाद में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब भी लाइट इंसिडेंट ऑन अ गिवन मेटल सरफेस, तो कौन आते थे? फोटॉन्स। इसलिए तो मैंने बोला जितने फोटॉन्स आएंगे उतने ही इमिशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन होंगे, बस सुटेबल फ्रीक्वेंसी रही तो। अब मैं बहुत ही डिटेल में बता रहा नहीं, लेकिन आप लोगों को ये थ्योरी क्या कहलाती है, इस चीजों से मैं ज्यादा से ज्यादा आपके साथ में यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। मतलब बेटा हम लोगों को कुछ एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे कि जिसमें वेव का नेचर दिखाई दिया, और कुछ एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल का नेचर दिखाई दिया, इसीलिए इसका नाम वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। वेव्स भी है और पार्टिकल भी। कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो रेडिएशन सन से लाइट आ रही है उसमें वेव का नेचर और पार्टिकल का भी नेचर। अब यहां पे पार्टिकल है मतलब मोमेंटम होगा, उसके पास एनर्जी होगी ऑब्वियसली। तो इसीलिए इस फोटोन की कुछ प्रॉपर्टीज आपके बुक्स में दी है। वो फोटोन की जो प्रॉपर्टी या क्वांटा बोल सकते हैं, ये जब फोटॉन्स आ रहा है तो ये कुछ आपके पास एनर्जी लेके आएगा, और वो एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं यहां पे, यहां जो ये वेव्स है दे आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, मतलब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का इसके ऊपर कोई इफेक्ट होता नहीं है, ठीक है। मतलब दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे लिख सकते हैं, दे ट्रैवल इन, यहां पे स्ट्रेट लाइन से ट्रैवल करती है। दे आर इलेक्ट्रिकल ट्रैवल है ना, दे आर क्या है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, ठीक है बेटा। मैं लिख के नहीं दूंगा यहाँ पे ज्यादा, ठीक है। दे आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इसका 0 होता है, सबको पता होना चाहिए। रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 होता है। इसके पास जो यहाँ पे इसकी वेवलेंथ कितनी होती है? लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी, है ना, एच बाई एम वी भी लिख सकता हूं मैं, ओके। तो ये सारी चीजें आप लोग इसमें दे आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, रेस्ट मास ऑफ द फोटोन 0 है, इसके पास वेवलेंथ है। तो ये फोटोन की भी प्रॉपर्टीज इसमें आप लोग ऐड कर सकते हो। बस इसके अलावा ज्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, नहीं तो बहुत अंदर जाऊंगा तो उस चैप्टर को मुझे आप लोगों को दोहराना पड़ेगा, तो ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो चले यार, ये क्योंकि महारिविजन से ये पता होना चाहिए उन्हें हम लोगों को क्या क्या पढ़ने चाहिए चीजें। आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को अभी डी बॉर्गलिस हाइपोथेसिस, इससे हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो यहां पे हमारे जो लुईस डी बॉर्गलिस प्रपोज दैट द रेडिएशन इज द ड्यूअल नेचर है, ठीक है, पार्टिकल एज वेल एज अ वेव का नेचर है ना। समटाइम्स वेव नेचर डोमिनेट एंड समटाइम पार्टिकल नेचर, मैटर में आल्सो पोजेस द ड्यूअल नेचर है। हमको पता है कि अभी हमने बताया कि ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब वो अगर ड्यूअल नेचर है, पार्टिकल है, तो इसके पास फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी वेवलेंथ होगी कुछ ना कुछ, है ना, और उसके पास एनर्जी भी पोजेसेस करते हैं, और इसके पास मोमेंटम भी होगा। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर E इज इक्वल टू, आपने तो हम लोगों को एच न्यू पढ़ा है, लेकिन आइंस्टाइन का इक्वेशन है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। कोई टेंशन है? अब ये E इज इक्वल टू एम सी मल्टीप्लाई सी कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम, सी मल्टीप्लाई सी स्क्वायर। लेकिन ये एमसी कौन है बेटा? मोमेंटम का फार्मूला एम वी लिखते हैं, वैसे एम सी भी है, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, और वी इज द क्या बेटा? वेलोसिटी कोई पार्टिकल की। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू पी सी लिख सकता हूं, इसीलिए यहाँ पे आपके पास P इज इक्वल टू E, ये डिवाइड बाय C जा सकता है, तो मोमेंटम का फार्मूला E बाय C भी आप लोग लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मुझे कुछ इसका डेरिवेशन जैसा पार्ट से उसको थोड़ा सा खत्म करना है। आपने अभी अभी क्या लिखा है बच्चों कि P इज इक्वल टू E बाई सी लिखा है, लेकिन E होता है कौन, एनर्जी किसकी, फोटोन की। कितनी है बेटा, h न्यू है, आपने सुना होगा, तो h न्यू बाई सी। लेकिन आपने और एक रिलेशन V इज इक्वल टू एन लैम्बडा, ये साउंड में पढ़ा होगा आपने, और यहां पे C इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा बेटा, सेम ही। V is the velocity, C is the speed, nu is the frequency, n is the frequency, same it। मुझे बताओ ऐसा क्यों लग रहा है सर कि इस लैम्बडा C बाय लैम्बडा इज इक्वल टू न्यू, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू न्यू बाय C, है ना यार, C इधर आएगा, तो इसके जगह पे h न्यू बाय C की वैल्यू है 1 बाय लैम्बडा, मतलब डिवाइड बाय लैम्बडा, मतलब मोमेंटम इज इक्वल टू h बाय लैम्बडा, या वेवलेंथ निकालनी है तो h बाय p भी निकाल सकता हूं। ये है हमारी वेवलेंथ का फार्मूला। इसी वेवलेंथ से हम लोग डिसाइड करने वाले हैं कि कौन से पार्टिकल की कितनी वेवलेंथ होगी, है ना। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास E इज इक्वल टू एच, न्यू लिखा है तो न्यू इज इक्वल टू E बाई एच है, लेकिन E इज इक्वल टू हमने अभी फार्मूला निकाला है, इससे भी लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी लिखा था, तो एच बाई एम वी लिख सकता हूं। क्यों, मोमेंटम का फार्मूला है मास इंटू वेलोसिटी, मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, ये वेवलेंथ का फार्मूला है। लेकिन सर क्या इसके पास एनर्जी होगी, हाँ वो पार्टिकल के पास एनर्जी होगी ना, तो काइनेटिक एनर्जी ई के लिख सकता हूं हाफ एम वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर है और ये न्यू है, फ्रीक्वेंसी है। बच्चे अक्सर इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए बता रहा हूं, ये फ्रीक्वेंसी न्यू थोड़ा सा अलग निकाल रहा हूं और वी ऐसा निकाल रहा हूं, तो यहां पे टॉइस ऑफ ये डिवाइड बाई एम आएगा, ये वी स्क्वायर, तो वी इज इक्वल टू ये रूट में आएगा टॉइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई एम। क्या मैं इस इक्वेशन 1 में वैल्यू पुटअप कर सकता हूं बच्चों, तो लैम्बडा एच बाई एम ये होगा टॉइस ई के डिवाइडेड बाई एम। मुझे लगता है इस एम को अंदर डालो सर, हाँ जी मैं इसको एम को अंदर डाल रहा हूँ, देखो टॉइस ई के, इस एम को अंदर डाला तो एम स्क्वायर होगा, ये डिवाइड बाई एम, एम से एम को मारवा दो, समझे ना, एम अंदर गया तो स्क्वायर होगा, तो लैम्बडा एच डिवाइड बाई टॉइस ई के एम, ये मुझे फार्मूला मिल रहा है। लेकिन रुक जाओ, क्या हम लोगों ने स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल के एक फार्मूला पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। कहाँ बेटा, आइंस्टाइन के इक्वेशंस हम लोगों ने देखे, बाद में स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पढ़े थे। तो ये यहाँ पे Q इंटू ई लिखा, कुछ लोग E इंटू ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब है, Q इज द चार्ज है ना, और E इज द चार्ज है। चलिए, तो लैम्बडा एच डिवाइडेड बाय ये टॉइस Q, E इज द इलेक्ट्रिक, कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या मैं, हाँ, Q इंटू वी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, वी, वही तो बोल रहा हूं, वी है ये, वी और ये एम है बेटा। या इसी फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, एच टॉइस ई वी एम, ये ई कौन है, चार्ज है, वी इज द पोटेंशियल है, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चलो मैं थोड़ा सा इसको थोड़ी कैलकुलेशंस बेसिस पे काम करने जा रहा हूं, अभी ध्यान दीजिए। अभी हम लोग काम करते हैं बेटा, क्या काम ये करना है मुझे अभी फिलहाल में कि यार इसकी वैल्यू मुझे पता है, क्या चार्ज इलेक्ट्रॉन की कितनी, 1.6 इंटू 10⁻⁹, यस करेक्ट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, हाँ सर 9.1 इंटू 10⁻31 kg, हाँ सर। प्लैंक कांस्टेंट पता है सर, हाँ 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। अगर मैं वैल्यू डालूं तो 6.63 इंटू 10⁻34, एक कांस्टेंट वैल्यू याद होना चाहिए, दुआ लगेगी बेटा तेरे को अगर तूने ये वैल्यू याद की तो। चार्ज बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁹ है। उसके बाद में पोटेंशियल रहने देना, मास है 9.1 इंटू 10⁻31 है। इन सभी के कैलकुलेशंस करके आपको करने की जरूरत नहीं है। 1.228 यहाँ पे नैनोमीटर डिवाइडेड बाय ये V, ये इलेक्ट्रॉन सॉरी ये जो V है आप लोग वोल्ट में डाल सकते हो। कुछ बुक्स में ऐसा भी है, कुछ बुक्स में ऐसा भी लिख सकते हैं। 12.28 ये होगा एंगस्ट्रॉम यूनिट में भी डाल सकते हैं। एंगस्ट्रॉम मतलब बेटा -10,
और ये -9 है, इसलिए पॉइंट शिफ्ट क्यों हुआ, समझ में आ रहा है? अरे एंगस्ट्रॉम मतलब होता है, एक एंगस्ट्रॉम यूनिट मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, और नैनोमीटर मतलब ये 10⁻⁹, इतना फर्क है। तो शायद ये जो, अब मैं थ्योरेटिकली ज्यादा बात नहीं कर रहा, ये डेरिवेटिव पार्ट कर रहा हूं कि आपको ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस के बारे में थोड़ा सा वेव एज वेल एज अ पार्टिकल का नेचर कैसे है, यही इसमें बताया गया है ज्यादा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी है, वेव का नेचर था, हमने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा था। और अब हम लोग कोई मैटर है और इस मैटर का वेव पार्टिकल ड्युअलिटी कैसे बताना है। आपको पता है कोई भी पार्टिकल हो तो इसके पास सब मोमेंटम होगा, एनर्जी होगी, कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, और वो वेव ट्रैवल करता होगा, उसकी वेवलेंथ भी निकालनी पड़ती है हम लोगों को। अब यहां पे मटेरियल पार्टिकल शो द वेव लाइक, कैसे करता है बेटा, वेव लाइक कैसे कर रहा है, एक मिनट। वेव लाइक नेचर अंडर द सर्कमस्टेंस, दिस फेनोमेनन नोन एज द ड्युअलिटी ऑफ इट। अब देखते हैं, मतलब मैटर पार्टिकल, कोई भी मटेरियल पार्टिकल हो तो वेव लाइक नेचर जैसा करता है। कोई भी समझो पार्टिकल, ये मार्कर है, मैं हूं, आप हो, सब वेव यहां पे क्रिएट करते हैं। अगर मूव कर रहे हो तो सर क्या मैं वेव तैयार कर रहा हूं, हाँ जी। सर गड्डी कर रही है हमारी, हाँ जी। क्या अर्थ कर रही है, हाँ जी। इलेक्ट्रॉन कर रहा, हाँ जी। लेकिन यह फर्क होता है कि हमारी जितना मास ज्यादा उतनी इसकी वेवलेंथ बहुत बहुत कम होती है। सर ऐसे क्यों? क्योंकि बेटा लैम्बडा जो होता है हमारे पास फार्मूला ये होता है, सॉरी, लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv। अब जितना मास ज्यादा उतनी लैम्बडा कम होगी। तो हमारा मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा गुना है बेटा। 10⁻31 अब भी लिख के दिया, 9 × 10⁻31, सोच सकते कितनी छोटी है। तो इसकी वेवलेंथ एसोसिएट होगी, और हमारी जो वेवलेंथ है ये फील नहीं करेगा, निग्लिजिबल होगी, बहुत छोटी होगी। नहीं है होता है लेकिन दिखता नहीं है भैया ऐसी चीज है वो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ये तो पढ़नी जैसी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे मूविंग पार्टिकल होता है एसोसिएट, कोई भी फ्रीक्वेंसी होगी, इसके पास वेव नंबर होगा, आपके पास एसोसिएट एनर्जी होगी, उसका मोमेंटम होगा, और इसकी लैम्बडा वेवलेंथ भी होगी h/m। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि आपके हिसाब से, जैसे कि मैंने एक माना कि आप हो और आपका मास है 100 kg, इजी करने के लिए ले रहा हूं, बाकी कुछ नहीं, और आपकी वेलोसिटी भी 100 मीटर पर सेकंड है, ऐसे मान के चल रहा हूं। मुझे इसकी वेवलेंथ दिखनी है खुद की। आपका मास 100 kg नहीं है, अब बोलोगे क्योंकि मैं महारिविजन ले रहा हूं, बहुत प्रिकॉशंस और प्रिसाइजली वैल्यू लूंगा, छोटे छोटे वैल्यूज तो उसमें बहुत दिक्कतें होगी। इसे करने के लिए, आपको समझाने के लिए, h/m। अब h कांस्टेंट वैल्यू याद होना चाहिए, 6.63 × 10⁻34। मास कितना है 100 को ऐसे लिख सकता हूं 10⁻2, और इसको भी 10⁻2 लिख सकता हूं। अरे 10 का स्क्वायर 100 ही होता है ना, तो ये 10⁻2 10⁻2, तो यहां पे 6.63 × 10⁻34 डिवाइडेड बाय 10⁻4। ये ऊपर जाने के बाद हमारे इधर बेटा, ऊपर जाने के बाद पावर होता है प्लस का माइनस, ये प्लस है माइनस हो गया, क्या होगा यार 6.63 10⁻34 10⁻, ये क्यों लिख रहे बेटा 8 होगा। आप सोच सकते हो कि 6.63 × 10⁻38 मीटर, ये कितनी छोटी वेवलेंथ होगी। 10⁻38 मतलब 0.0000000, इतनी छोटी 38 जीरो देना, कितना छोटा वैल्यूज हो गया बेटा, है ना। 37 दे दो ताकि ये पॉइंट इधर आ जाए, ठीक है। इतना छोटा वैल्यू वेवलेंथ होने से हम लोग बेटा ये, हाँ वेवलेंथ को ज्यादा से ज्यादा आप नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम यूनिट में लिखा तो चलेगा, लेकिन ये इससे कितनी गुना कम होगी, बहुत ही। लेकिन इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन के अगर ये होगा आपका खुद का। अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, चलो इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर, इसका मास क्या होता है बताओ। तो मैं मानता हूं इसका मास मानता हूं, मतलब 9 × 10⁻² है बेटा, है ना, 9.11 होता है, चलो मैं मान रहा हूं। और इसकी लाइट की स्पीड है समझो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब देखते हैं लैम्बडा फार्मूला h/mv, h वैल्यू है 6.63 × 10⁻34 है, डिवाइडेड बाय ये 9 × 10⁻31, ये 3 × 10⁸। चलिए तो लैम्बडा हो गया। अब देखो 6.63, एक काम करते क्या सर,
थोड़ा सा और कैलकुलेशन अच्छा करते हैं क्या? हाँ जी कर सकता हूँ। कैसे? देखो ये हो गया बेटा 2.2, ऐसे लिखूँ 2.21 डिवाइड बाय 9 करता हूँ। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 10⁻⁴, ये देखो -34 है, 31 है, मतलब कितने बच रहे ओनली -3। ये ऊपर गया तो -8। बात समझ में आ रही है? अरे बेटा ये और ये मर जाएंगे ना इसमें से, 31 गए तो 3 बाकी है, और ये 8 ऊपर गए तो -8 होगा। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 0 पॉइंट, यहाँ पे 2 जा 9 2 जा 18, 4 रहे है ना, 4 जा ऐसे कुछ आएगा। देखो नंबर पे फोकस मत करना, -11। या आप लोग ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे अगर पॉइंट शिफ्ट किया, ये ऐसा भी रखा तो कोई टेंशन नहीं है। या हम लोग ऐसे लिख सकते हो इसको यार 0.024 10⁻⁴ पॉइंट शिफ्ट किया -10 मीटर, मतलब बेटा ये 0.024 एंगस्ट्रॉम यूनिट में लिख सकता हूं। किसमें? एंगस्ट्रॉम यूनिट में। पॉइंट शिफ्ट करके किया ना बेटा, मैंने एक पॉइंट शिफ्ट किया, जानबूझकर एक पॉइंट शिफ्ट किया एंगस्ट्रॉम में लिखने के लिए। तो ये वेवलेंथ मीटरिंग कुछ एसोसिएट हो रही है। बात समझ में आ रही है क्या? कुछ एसोसिएटेड वेवलेंथ हो रही है, मतलब ये ठीक है 10⁻⁻11 -12 ठीक है, लेकिन पहले -38 कितनी छोटी हो गई यार, सोच सकते। मतलब आर्क का तो मास और भी बड़ा है, जितना मास बड़ा उतनी इसकी वेवलेंथ जो कि छोटी 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 होती है, और हम लोग इसको करीब करीब निग्लिजिबल मानते हैं। इसीलिए वो वेव एसोसिएट कर रहा नहीं, मतलब मैटर जब ट्रैवल हो रहा है, मतलब मेरा हार्ट ट्रैवल हो रहा है तो वेव भी एसोसिएट हो रही है। मेरा फोन है, ये जो मूव कर रहा है, जब भी फोन मूव करे तब भी बच्चों हमारा यहाँ पे वेव एसोसिएट करता है। क्या करता है? वेव एसोसिएट करता है, समझे? लेकिन वो निग्लिजिबल होती है। तो इस चैप्टर को यही करते खत्म। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवाल थे उस सवाल को याद रखिएगा। नंबर 1 कौन सा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। उसके बाद में आइंस्टाइन का इक्वेशन याद रखना बेटा। बाद में वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, उसके बाद में मैटर। बस 5 सवाल है, अच्छी तरह से करना है, आपके नंबर्स पक्के होंगे। अब कुछ बच्चों को कुछ गाइडेंस की जरूरत रहती है। यार आप लोग चाहते हो कि सर हम लोगों को और भी थोड़ा सा कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है टेंशन तो दे दो भैया। टेंशन यहाँ पे हम लोग आपके लिए, जैसे कि नून पे बहुत सारी चीजें लाते रहते हैं यार, बस आपको आने की जरूरत है। अब यहाँ पे 1 मिनट, ये क्या हुआ? 1 मिनट, कहाँ गई मेरी स्लाइड कहाँ गई? ओके 1 मिनट बाबा, चलिए कोई टेंशन नहीं है। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए नून पे हम डेली लेक्चर ले रहे, अगर जिन बच्चों को चाहते हैं कि यार मुझे कुछ करना है ना, हाँ यस, यहाँ पे हम लोग नहीं, क्या जो बच्चे चाहती है बोर्ड के साथ सीईटी की भी तैयारी करें अभी से, तो नून पे बेटा हम लोगों ने एक ब्रिज कोर्स तैयार किया। ब्रिज कोर्स क्या है सर? ये इस ब्रिज कोर्स में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं सभी बच्चे को कि बोर्ड के नंबर, देखो आपको सबसे मेन खुशखबरी है कि मराठी हिंदी पेपर पोस्टपोन हो चुका है। फिजिक्स को बहुत टाइम से, मतलब इंग्लिश का पेपर हुआ, डायरेक्ट फिजिक्स का पेपर है, इंग्लिश के पेपर के बाद डायरेक्ट फिजिक्स का पेपर है। इन बच्चों के लिए बीच में बहुत टाइम है, उसमें बहुत सारे चैप्टर कवर करके देने वाला हूं, अभी भी चालू है। जो बच्चों को लगता है फिजिक्स 1 घंटा या 9 से 10 रिवीजन, पूरा चैप्टर का रिवीजन करवा रहा हूं मैं। तो मैं चाहता हूं फिजिक्स रिवीजन प्लस एमएसटीसीटी विद मुकेश सर एवरीडे आपको 9 बजे ऑनवर्ड मिलता है। 18 फरवरी से चालू होगा, अभी भी 4-5 चैप्टर हो चुके हैं, अभी भी बहुत सारा सिलेबस बाकी है, लेकिन आपको पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए तो आ सकते हैं वहां पे। तो चलो यार मिलते हैं 9 बजे रात को, तब तक करता हूं बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।